तो हम शुरू करने जा रहे हैं माइग्रेशन। आज हम प्रवास शुरू करने जा रहे हैं। अब ये जो माइग्रेशन होता है, एक ही क्लास का टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सुनते चलना है एक एक शब्द को। बहुत इजी टॉपिक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है। क्या होता है माइग्रेशन, प्रवास क्या होता है? ये देख रहे हो, एक बंदा कहीं जा रहा है, ये बंदा भी कहीं जा रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपने स्रोत से या अपने सोर्स की जगह से, जहाँ वो पैदा हुआ है, जहाँ वो रहता है, वहाँ से जब वो किसी और जगह पे जाता है रहने के लिए, हम कह सकते हैं भाई वो परमानेंट जा रहा है। परमानेंट कौन जाते हैं? जैसे शादी करने के बाद महिलाएं। या फिर वो सेमी परमानेंट जा रहा है, जैसे आप लोग सिलेक्शन के बाद लबासना जाओगे तो हम कहेंगे आप लोग सेमी परमानेंट गए हो, 3 साल की ट्रेनिंग के लिए गए हो बस, तो उसको हम प्रवास कहते हैं। तो माइग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का चालन, फॉर अ परमानेंट और सेमी परमानेंट बेसिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। लोगों का स्थायी एवं अर्धस्थायी रूप से किसी एक स्थान से दूसरी जगह जाना प्रवास कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर है तो जल्दी से हम सब देंगे और लिखते भी चलेंगे। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना स्थायी एवं अस्थायी रूप से या स्थायी एवं अर्धस्थायी रूप से माइग्रेशन कहलाता है, प्रवास कहलाता है। देखो ये लोग जा रहे हैं अपना थैला बस्ता उठा के, ये भी लोग घूम रहे हैं, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब माइग्रेशन दो चीज़ों पर निर्भर करता है। माइग्रेशन के कंपोनेंट्स दो हैं। कंपोनेंट्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, दो भाग हैं। एक होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन या जिसको हम स्रोत कहते हैं, और दूसरा होता है गंतव्य या प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। मान लीजिए जबलपुर आपका सोर्स है, ओरिजिन है, और लबासना आपका गंतव्य है। तो हम कहेंगे ये आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया और ये आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया, ये आपकी पहुंचने का लक्ष्य हो गया, गंतव्य हो गया। तो दो कंपोनेंट होते हैं माइग्रेशन में। जैसे ये लोग अपने सोर्स से निकल रहे हैं और ये बंदा अपने गंतव्य पे पहुंच चुका है, अब अपने घर जा रहा है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ को समझने से पहले हम ये देखते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन किस देश की तरफ होता है? मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन, सबसे चाहत वाला गंतव्य कौन सा है? एक है बेटा आपका यूरोप और दूसरा है आपका अमेरिका। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो दुनिया के लोग यहीं जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पहली बात तो यहाँ बेटर फैसिलिटीज़ है, दूसरी बात बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी हम रीजंस देखेंगे कि क्यों इंसान प्रवास करता है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से यहाँ जाने के पीछे कुछ ज़रूरी कारण होने चाहिए और वो कारण इनको इस जगह पर मिलते हैं, इसीलिए ये लोग प्रवास करते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, यूरोप एंड एशिया वर होम टू द मोस्ट इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इन 2020। 2020 में यूरोप और एशिया, 86% लोग यूरोप जा रहे हैं, मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, यहाँ जाना पसंद करते हैं, और बाकी लोग चाइना, सिंगापुर, यहाँ जाना पसंद करते हैं। भारत आना पसंद नहीं करते। मैं पहले बता दूं आपको, लोग प्रवास करने के लिए भारत आना पसंद नहीं करते हैं। हमारे लोग खुद बाहर जाके काम कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका 58%। तो ये तीन आप लिख लीजिए कि यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका दुनिया के तीन सबसे ज़्यादा माइग्रेशन को अट्रैक्ट करने वाले या खींचने वाली जगहें हैं। यहीं लोग जाना चाहते हैं, कैसे भी करके बस यहाँ पहुँच जाएं। लेकिन जब हम अपने भारत की बात करते हैं कि भारत में लोग कहाँ जाना चाहते हैं, तो ये मैप हमको बताएगा कि भारत में लोग कहाँ जाना चाहते हैं। असल में आप इस चीज़ को पढ़िए, डिस्पाइट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूविंग प्लेसेस फॉर वर्क इनसाइड द कंट्री, देयर आर ओनली अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द रेशो ऑफ माइग्रेशन इज मोर देन 20%। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे भारत में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि वो कौन सी जगहें हैं जहाँ पे 20% से ज़्यादा लोग पहुँचते हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट की संख्या, उन जिलों की संख्या बहुत कम है। इस बात से आप क्या रिजल्ट निकालोगे, बताइए मुझे। जब हम कह रहे हैं कि ए पॉइंट से लोग बी पॉइंट जाते हैं, ये जो बी पॉइंट पे लोग पहुंचते हैं, ये बी पॉइंट पहुंचने पे अलग अलग जगहों पे लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस बी पॉइंट, ये जो एक कुछ ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 20% से ज़्यादा लोग पहुंचते हैं। बाकी किसी जगह 5% लोग पहुंचते हैं, किसी जगह 2% लोग पहुंचते हैं। कुछ ही डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, पंजाब है,
कुछ शहर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लोग ज़्यादा पहुंचते हैं। क्या रीज़न हो सकता है इसका? क्या कारण दोगे आप कि वो कुछ ही जगह हैं जहां लोग ज़्यादा पहुंचते हैं, बाकी जगहों पे नहीं पहुंचते? इसका सीधा सीधा आंसर है बेटा, डेवलपमेंट। जहां ज़्यादा विकास है वहां लोग रोज़गार पाने के लिए पहुंचते हैं, एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए पहुंचते हैं। इसमें अभी कुछ भी नहीं लिखना है, जब लिखना होगा तो मैं बताऊंगा। आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो बड़े बड़े शहरों को देखिए, मुंबई, फिर मुंबई सबर्बन, मतलब मुंबई का जो शहर के किनारे वाला क्षेत्र है, दादर नागर हवेली, नई दिल्ली, चंडीगढ़, ये सारे बड़े बड़े शहर जहां लोग पहुंचते हैं। अगर आप इस मैप को देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि भारत में माइग्रेशन के हॉटस्पॉट या माइग्रेशन के वो बिंदु जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं वो इलाके हैं मुंबई, सौराष्ट्र, दिल्ली, ये नीचे दिल्ली, ऊपर पंजाब, चंडीगढ़। यूपी से लोग जाते हैं। जरा आप इसको पढ़िए, माइग्रेशन टू सिटीज़, शहरों की ओर प्रवास, आर ट्रेडिशनली एज एंड सेक्स सिलेक्टिव। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि शहरों की ओर जो लोग प्रवास करते हैं वह दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक आपकी उम्र पे मतलब जो यंग लोग होते हैं, जैसे आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, ये लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा प्रवास करते हैं। और जो मेल होते हैं, मेल, वो एक शहर से दूसरे शहर ज़्यादा प्रवास करते हैं। मोर मेन ऑफ वर्किंग एज, कामकाज की आयु के आदमी लोग ज़्यादा प्रवास करते हैं शहरों की ओर। ये मीम देखिए एक, अब मैं मुंबई जा रहा हूँ माइग्रेट करके, तुम बच्चों का ध्यान रखना। आपने कई बार कई एपिसोड्स में देखा होगा कि यूपी में, कभी अगर आपने क्राइम पेट्रोल का एक आध एपिसोड कभी देख लिया हो तो यूपी में बताते हैं कि एक पूरा परिवार की शादी हो जाती है, एक उसमें हस्बैंड रहता है, एक उसमें वाइफ रहती है और उनकी एक बच्ची या बच्चा रहता है। बाद में हस्बैंड काम करने के लिए गुजरात या मुंबई चला जाता है और फिर वहाँ पे जाके वो दूसरी शादी कर लेता है और सालों साल लौटता नहीं है। फिर यहाँ पे एक आध मर्डर हो जाता है और फिर इसके ऊपर पूरा शक आ जाता है। जनरली ऐसे ही केस बनते हैं। ये सब परेशानियाँ हैं जो हम माइग्रेशन में पढ़ेंगे। लेकिन देखो, वंशिका ने देखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है वो ये है कि जो आदमी लोग होते हैं, जो मेन होता है, वो ज़्यादा प्रवास करता है, माइग्रेट करता है, मतलब अपने मेन शहर से दूसरी जगह ज़्यादा जाता है। जो वुमेन होती है वो जनरली कम जाती है। उसके कई रीज़न हैं। कई बार माता पिता लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। अगर आपने बोला कि हमको दिल्ली जाके पढ़ाई करनी है तो बोलेंगे नहीं, इंदौर जाके कर लो, पास में रहोगे, नज़र में रहोगे। ये माँ बाप का हमेशा से कहना होता है। वुमेन के लिए माइग्रेशन एक बड़ी चुनौती रहती है। कामकाज के लिए बाहर जाना, पहला ही जवाब होता है माँ बाप का, दुनिया बहुत ख़राब है, पराए शहर में कैसे रहोगे। लेकिन वो दुनिया ख़राब जो है वो केवल महिलाओं के लिए है, वो पुरुषों के लिए नहीं है। ये सारी बातें रीज़न बनती हैं कि जो माइग्रेशन है वो एज और सेक्स सिलेक्टिव होता है। कहने का मतलब है कि युवा लड़के लड़कियां या युवा लड़के या युवा जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा माइग्रेट करते हैं शहरों की ओर। ठीक है, मे बी परमानेंट, या तो स्थायी रूप से, या फिर टेम्पररी या मौसमी रूप से। ये तो एक इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। आप चाहो तो ये नोट्स मैं आपको पूरे शेयर कर दूंगा, आप पूरे के पूरे नोट्स देख सकते हो। बहुत ही डिटेल्ड नोट्स हैं, ये बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं। आपको इसके बाहर कहीं कदम रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ उस चीज़ की। फॉर्म्स, माइग्रेशन के प्रकार, कितने प्रकार में माइग्रेशन हो सकता है? आइए दो तीन प्रकार मैं आपको पहले बता देता हूँ। माइग्रेशन बेटा या तो गांव से गांव की तरफ हो सकता है, या तो वो गांव से शहर की तरफ हो सकता है, या तो वो शहर से शहर की तरफ हो सकता है, या वो शहर से गांव की तरफ हो सकता है। चार माइग्रेशन हो सकते हैं। देखो यहाँ पे, हो सकता है गांव का कोई गरीब लड़का जो भिंड मुरैना में रहता है, वो गौतम एकेडमी का ऐड पढ़ के जबलपुर आना चाहता है, तो हम कहेंगे कि वो गांव से शहर की ओर प्रवास कर रहा है। वो गांव से शहर की ओर प्रवास कर रहा है। हम बोलेंगे भाई साहब ये मुरैना से नहीं, डिंडोरी के किसी छोटे से गांव से जबलपुर की ओर प्रवास कर रहा है, अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए गौतम एकेडमी में आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये माइग्रेशन अर्बन टू अर्बन भी हो सकता है,
कैसे हो सकता है? मान लीजिए दिल्ली में रहने वाला कोई लड़का जिसने आईआईटी का पेपर निकाला और उसको इन्फोसिस में बहुत ही शानदार नौकरी मिली, लेकिन उसकी नौकरी लगी है बेंगलोर में, तो यह दिल्ली से बेंगलोर की ओर प्रवास करेगा। ये शहर से शहर का माइग्रेशन हो जाता है, ये शहर से शहर की ओर माइग्रेशन हो जाता है। तीसरा माइग्रेशन होता है रूरल टू रूरल, गांव से गांव की ओर माइग्रेशन। ये माइग्रेशन हमको ग्रीन रेवोल्यूशन वाले इलाकों में देखने को मिलता है, हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी लोग आईपीएल देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए क्लास में पूरा ध्यान रखेंगे कि टीचर क्या कहना चाह रहा है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी का एक किसान है, यूपी का एक किसान है, ये यूपी के ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, लेकिन जब हरित क्रांति के बाद उसको पता चला कि जितना हम अपने घर की खेती से कमाएंगे उससे 4 गुना हम पंजाब में मजदूरी करके कमा लेंगे, तो यह पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र या पंजाब के खेतों की ओर प्रवास करेगा, और इसी प्रवास को हम ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में यह प्रवास मुख्यतः होता है। इसमें एक और प्रवास होता है और वो होता है मैरिज वाला, विवाह वाला। जनरली जो वुमेन होती है, आप 90% शादियों में देखेंगे, 90% शादियों में वो एक राज्य के अंदर और एक गांव के अंदर हो जाती हैं। ज़्यादातर शादियां आस पड़ोस में ही हो जाती हैं, और इसीलिए हमें पता चलता है कि वो गांव से गांव का प्रवास है। और लास्ट प्रवास होता है अर्बन या शहरों से गांव की ओर। ये प्रवास जो शहरों से गांव की ओर है, ये अमीर लोग करते हैं, रिच लोग करते हैं, रिच एंड वेल्दी पीपल, जिनके पास फटे से पैसा है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के पूरे मजे ले लिए हैं और अब ये चाहते हैं कि प्रकृति या नेचर के संपर्क में आकर हम अपने जीवन को इन्वायरमेंट से जोड़ें, हम अपने जीवन को एस्थेटिक वैल्यूज से जोड़ें, परंपरागत शांति से जोड़ें। ये लोग जनरली उस किस्म के लोग होते हैं जो शहरों में पैसा कमा के अपने गांव में फार्म हाउस बना लेते हैं और शौकिया खेतीबाड़ी करते हैं। इस टाइप के अमीरजादों को हम शहर से गांव की ओर प्रवास करने वाले लोग कहते हैं। मुझे जल्दी से बताना कि ये सभी प्रकार के प्रवास आपको समझ में आ गए? अभी तो मैंने सिर्फ ब्रॉड आउटलाइन दी है, अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है। अब इन प्रवासों के चलते देखिए, ग्रामीण प्रवास, रूरल टू रूरल, गांव से गांव की ओर, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल, ये 4 एरियाज हैं प्रवास के। ज़रा इस मैप को ध्यान से देखें। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि मैं इस मैप को पहले लेबल कर दे रहा हूँ, फिर वो देखना आप। ये जो एक मैं एरिया बना रहा हूँ बिहार, और ये जो एक मैं एरिया बना रहा हूँ यूपी, ये दोनों ही एरिया, इनको मैं नाम दे रहा हूँ सोर्स, स्रोत, या हमने आपको बताया था प्लेस ऑफ ओरिजिन, पहले ही पेज में पढ़ाया था, प्लेस ऑफ ओरिजिन है ये। दूसरी तरफ मैं आपको ये जगह बता रहा हूँ, दिल्ली देखिए, मुंबई देखिए, और इस डायरेक्शन को देखिए कि किस डायरेक्शन में प्रवास की दिशा दिख रही है, किस डायरेक्शन में प्रवास की दिशा दिख रही है, किस डायरेक्शन में प्रवास की दिशा दिख रही है। ये बेंगलोर है, ये बेंगलोर की ओर आ रहे हैं। वही बेंगलोर जो आईपीएल में खेल नहीं पाती, उसी बेंगलोर की ओर आ रहे हैं। क्या आप ये देख पा रहे हो कि पिछड़े यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन इलाकों से लोग बड़े शहरों में जा रहे हैं, जैसे कलकत्ता में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, मुंबई में जा रहे हैं, बेंगलुरु में जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये कौन से माइग्रेशन की बात हो रही है? ये बात हो रही है ग्रामीण से शहरी माइग्रेशन की। जो यूपी का किसान पंजाब जाएगा तो हम कहेंगे कि वो ग्रामीण से ग्रामीण है,
ये किसान क्या कह रहा है आपसे? ये किसान आपसे सिर्फ इतना कह रहा है, इनके डायलॉग्स को याद रखें, कंसेप्ट हमेशा याद रहेंगे। ये किसान आपसे कह रहा है, साहब मैं एक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हूं जो भारत के 83.2% किसानों में आता है। मेरे पास इनकम में प्रॉफिट नहीं है। इससे बेहतर होगा कि मैं पंजाब और हरियाणा में जाके ट्रैक्टर चला लूं और यहाँ का जो पैसा मुझे मिलेगा वो पैसा मेरी खुद की खेती से ज़्यादा होगा। इसीलिए मैं रूरल मतलब अपने गांव से पंजाब के गांव की ओर माइग्रेट कर रहा हूँ। लेकिन ये बंदा, ये कोई आप लोग जैसा शहर का बहुत ही बड़ा इंसान होगा जो कह रहा है कि मैंने दिल्ली में पढ़ाई करी और अब मुझे कैडर मिला है, तमिलनाडु कैडर, और वहाँ पे मेरी जॉब है, मैं बढ़िया जाके वहाँ काम करूँगा। ये अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन का उदाहरण है। अब यहाँ पे एक लॉ आता है, हेडिंग डालेंगे रेवेंस्टीन लॉ, रेवेंस्टीन का सिद्धांत, डैश करके डिस्टेंस डिके प्रिंसिपल। दूरी विखंडन सिद्धांत। देख के लग रहा है यार सर आपने तो कहा था ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल काम चीज़ नहीं आएगी, फिर ये क्या है? अरे कुछ खास नहीं है बेटा, मेरी बात को सिर्फ आप समझो। आपके घर में शादी का एक कार्ड आया, बहुत सिंपल तरीके से मेरी बात को समझना। आपके घर में शादी का एक कार्ड आया, चलो मैंने कहा 4 कार्ड आए। पहला कार्ड है, आप जबलपुर में रहते हो, पहला कार्ड है कि शादी मदन महल में है। पहली शादी जो है वो मदन महल में। क्या वॉइस कट हो रही है? हेलो, वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ, तो हम आपसे कह रहे थे कि आपके घर में शादी के 4 कार्ड आए हैं। पहला कार्ड कह रहा है कि शादी मदन महल में है। दूसरा कार्ड कह रहा है कि शादी जबलपुर में नहीं है, शादी कटनी में है। तीसरा कार्ड कह रहा है कि शादी भोपाल में है। और चौथा कार्ड कह रहा है कि ये शादी दिल्ली में है। आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं घर में। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, 5 के 5 लोग किस शादी में जाने के लिए तैयार होंगे? पहले आप मुझे बताइए, पांचों के पांचों लोग किस शादी में जाने के लिए तैयार होंगे? वॉइस ब्रेक हो गया, मुझे 1 सेकंड का समय दो। हेलो, हाँ अब मुझे बताओ, आपके परिवार में 5 लोग हैं, वे पांचों के पांचों किस शादी में जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे? मदन महल की शादी में? कटनी जाने के लिए? बहुत अच्छे अनीश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कटनी चलते हैं शादी में, तो कटनी जाने के लिए मम्मी मना कर देंगी, दीदी मना कर देंगी, छोटा भाई मना कर देगा, बोलेंगे सिर्फ पापा और बेटे को भेज देते हैं, बड़े बेटे को बोलेंगे भोपाल जाना है, यही 2 चले जाएंगे या कोई एक चला जाएगा, मुंह दिखाने के लिए तो जाना है बस, ठीक है। दिल्ली जाना है, आना थोड़ा मुश्किल होगा, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, सबसे पेटेंट बहाना जो घर के लोग बना देते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है बच्चों को, जैसे बच्चे दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, पता चला बच्चे मोबाइल में वीडियो देख देख के, आईपीएल देख देख के सोए पड़े हैं। अब मेरी बात को समझिए, रेवेंस्टीन ने अपना जो नाम है, बिल्कुल सही कहा, बच्चों को ही जाना रहता है, बड़ों को तो कोई खास इच्छा नहीं रहती। रेवेंस्टीन ने इतना बेहतरीन काम किया, उसने कहा देखो जितना पास में माइग्रेशन करना होगा ना, जितना डिस्टेंस कम होगा उतने ज़्यादा लोग माइग्रेट करेंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे माइग्रेशन कम होता चला जाएगा। इसी को कहा गया
दूरी के साथ विखंडन का सिद्धांत, डिस्टेंस डिके प्रिंसिपल। इसको देखिए, इस मैप को देखिए पहले, वो ग्राफ को। जब 0 किलोमीटर पे थे, मतलब बिल्कुल दूरी नहीं थी, जबलपुर का जबलपुर ही जाना था, तो जो लोग प्रवास कर रहे थे या जितने वॉल्यूम में लोग प्रवास कर रहे थे उनकी संख्या 100 थी। लेकिन जब ये दूरी, किसी का बेटा माइक चालू हो गया है, 30 किलोमीटर हुई, तो लोगों की संख्या कम हो गई। लोगों की संख्या कम हो गई। जब ये दूरी 60 किलोमीटर हुई तो लोगों की संख्या और कम हो गई। जैसे ये दूरी 150 किलोमीटर हुई, लोगों ने जाना ही कम कर दिया। यही सिद्धांत कहलाता है डिस्टेंस डिके का सिद्धांत। आइए डेफिनेशन के साथ समझते हैं। द वॉल्यूम ऑफ माइग्रेंट्स, कहने का मतलब है नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या, विथ सोर्स रीजन मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन, स्रोत वाले क्षेत्र से, डिक्रीज होता है, कमी होती है, विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस, जैसे जैसे दूरी में वृद्धि होती है वैसे वैसे जो लोगों का प्रवास करने का नंबर है या संख्या है वह कम होती चली जाती है, और इसे डिस्टेंस डिके का सिद्धांत या इफेक्ट कहा जाता है। ग्रेटेस्ट बॉडी ऑफ माइग्रेंट्स ट्रेवल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अधिकतम मात्रा में प्रवासी न्यूनतम दूरी के लिए प्रवास करते हैं। ग्रेटेस्ट बॉडी ऑफ माइग्रेंट्स, ज्यादा से ज्यादा प्रवासी न्यूनतम दूरी के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए माइग्रेट करते हैं। मोस्ट माइग्रेंट्स, अधिकतम जो प्रवासी होते हैं, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कमर्शियल सेक्टर फॉर इकोनॉमिक रीजंस, ज्यादातर प्रवास आर्थिक क्षेत्र में होते हैं। अधिकतम प्रवास आर्थिक क्षेत्र में होते हैं, अधिकतम प्रवास लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। मोस्ट माइग्रेंट्स आर बिटवीन 20 to 35 ईयर्स ऑफ एज, अधिकतम प्रवासी 20 से 25 साल के होते हैं, मतलब यंग होते हैं। और ये ज्यादातर मेल होते हैं कि फीमेल, तो भाई ये ज्यादातर मेल होते हैं। क्या रेवेंस्टीन का सिद्धांत समझ में आ गया? तो मुझे थम्स अप दें। जितना पास जाना होगा ज्यादा से ज्यादा लोग माइग्रेट करेंगे, जितना दूर जाना होगा कम से कम लोग माइग्रेट करेंगे। लिखते चलना रेवेंस्टीन का सिद्धांत, रेवेंस्टीन्स लॉ। अरे ये ज्यादा सुंदर लड़की आ गई, तुम लोग डिजर्व नहीं करती है। हम भी नहीं करते वैसे, क्योंकि अपन ऐसे हैं। इस पे भी आते हैं, अभी इनकी बातचीत पे भी आएंगे। About 30% of India's population are internal migrants. मिलेगी अनीश, नौकरी पालो, इससे सुंदर लड़की मिलेगी। बिना नौकरी के कुछ नहीं होगा। सरकारी नौकरी वालों को अच्छी से अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी से अच्छी छोकरी मिलती है, ऐसा ही समाज का नियम है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, वापस आते हैं इधर पे। देखो, भारत में, पहले इस पॉइंट को समझने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं। माइग्रेशन दो प्रकार का होता है, ये बनाते चलना जो मैं अब बना रहा हूं। जो माइग्रेशन होता है ना, जो प्रवास होता है, ये या तो इंटरनल होगा, आंतरिक होगा। आंतरिक मतलब विद इन कंट्री, देश के अंदर, या फिर ये बाहरी होगा, एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल का मतलब होता है किसी फॉरेन कंट्री में, कनाडा वगैरह चले गए। अब देश के अंदर या आंतरिक प्रवास जो होता है, इंटरनल माइग्रेशन जो होता है, वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटर स्टेट, अंतरराज्यीय। इंटर स्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट्स, दो राज्यों के बीच में प्रवास होता है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। और एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट और एक होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, अपने राज्य के अंदर अंदर ही। जैसे भोपाल से कटनी चले गए, भोपाल से जबलपुर आ गए, तो वो इंट्रा स्टेट कहलाएगा।
इंटर स्टेट मतलब दो राज्यों के बीच में। जबलपुर से आप बाहर निकले और यूपी चले गए तो हम कहेंगे आप मध्य प्रदेश से यूपी की ओर प्रवास किए। इंटर स्टेट इंटरनल माइग्रेशन है, अंतरराज्यीय आंतरिक प्रवास किया है आपने। क्या ये इतना समझ में आया? इसको ड्रॉ कर लो जल्दी से, जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अबाउट 30% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आर इंटरनल माइग्रेंट्स। भारत की 30% आबादी आंतरिक प्रवास करती है, मतलब बाकी 70% लोग देश के बाहर निकल जाते हैं, बाकी 70% लोग कहीं और जाके कामकाज कर रहे हैं, लेकिन ये जो 30% लोग हैं ये इंटरनल माइग्रेंट्स। दे आर या दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इनको दो अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है, इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। ये तो हमने पढ़ा अभी कि अगर राज्य के अंदर ही अंदर करेंगे तो वो इंट्रा स्टेट, और राज्य के बाहर चले जाएंगे तो वो इंटर स्टेट। इंटर स्टेट माइग्रेशन, अंतरराज्यीय प्रवास। इंटर स्टेट का मतलब दो राज्यों के बीच में, बिटवीन टू स्टेट्स। प्राइमरीली, प्राथमिक रूप से, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। मुख्य कारण इसका आर्थिक होता है, एंड एम्प्लॉयमेंट, नौकरी पाने के लिए ये वाला प्रवास करते हैं, या तो नौकरी पाने के लिए या आर्थिक कारणों से ये वाला प्रवास करते हैं। इट इज़ मेल डोमिनेंट। तुरंत वो काजोल और शाहरुख खान की फोटो दिमाग में आनी चाहिए, क्राइम पेट्रोल का एपिसोड दिमाग में आना चाहिए, दैट इट इज़ मेल डोमिनेंट। फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, इट इज़ लिंक्ड टू रूरल पॉवर्टी, ड्रॉट एंड लो इनकम इन एग्रीकल्चर। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझते हैं। ये कह रहा है कि इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है वो ज़्यादातर आर्थिक होता है, इकोनॉमिक होता है, और ये जो माइग्रेशन है ये नौकरी पाने की चाहत में होता है। इस माइग्रेशन को करने वाले लोग ज़्यादातर मेल होते हैं, और ये गांव से शहरों की ओर इस तलाश में प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे गांव में गरीबी है, सूखा पड़ रहा है और खेती बाड़ी में पैसा नहीं है। इंटर स्टेट माइग्रेशन मैंने अभी बताया, क्या बताया इंटर स्टेट माइग्रेशन में? इसका प्राथमिक कारण आर्थिक कारण होता है, पैसों के लिए होता है, नौकरी पाने की चाहत में होता है, मेल पॉपुलेशन या पुरुष ये वाला ज़्यादा करते हैं माइग्रेशन। शाहरुख खान को याद करो, फोटो को देखो, क्राइम पेट्रोल का एपिसोड याद करो। गांव से शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं, और ये माइग्रेशन का संबंध गांव में गरीबी, कृषि के कम विकास और सूखा जैसी हालतों से होता है। दूसरा इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट माइग्रेशन का ही दूसरा प्रकार होता है रूरल टू रूरल माइग्रेशन, गांव से गांव का प्रवास। जब भी मैं गांव से गांव का प्रवास बोलूंगा आपके दिमाग में आना चाहिए कि यूपी के गांव से किस गांव में जाना है? ग्रीन रेवोल्यूशन जिस गांव में सफल हुआ उस गांव में जाना है। वो उस किसान की फोटो याद करो जो क्या कह रहा है कि मेरे गांव में मैं काम करूंगा तो वहां मुझे पैसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही अनीश, पंजाब जाना है। रूरल टू रूरल माइग्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल सही अंशिका। अकर, ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र का प्रवास होता है क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के उद्गम से होता है इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। एंड movement is in the form of agriculture labor. Sometimes people migrate for the scope of agriculture land. हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रवास होता है वो ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का होता है, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का प्रवास होता है, और वह वहाँ पे खेती बाड़ी का काम करने की चाहत में जाते हैं। दूसरे प्रकार का माइग्रेशन आता है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, राज्य के अंदर ही अंदर प्रवास कर लेना, जबलपुर से भोपाल, भोपाल से कटनी, कटनी से भिंड, भिंड से मुरैना, फिर नरसिंहपुर। यही माइग्रेशन को इंट्रा स्टेट माइग्रेशन कहा जाता है। मोस्टली रूरल माइग्रेशन, मुख्यतः ग्रामीण होता है। फीमेल डोमिनेट करती हैं इसको, फीमेल डोमिनेट करती हैं। क्यों डोमिनेट करती हैं फीमेल? मैरिज इज अ बिग फैक्टर, शादी एक सबसे बड़ा कारण है। मोर देन 80% ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया इज ऑफ दिस टाइप। अब इस फोटो को देखिए, ये दुल्हन है, मैरिज, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन मतलब एक राज्य में ही प्रवास करती हैं। ये वाला प्रवास डोमिनेटेड बाय फीमेल है, महिलाओं के द्वारा डोमिनेटेड है, डोमिनेटेड बाय फीमेल है।
रूरल बेस्ड है, गांव से गांव की ओर जाते हैं, और ये लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ माइग्रेशन है भारत का। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2005 में पूछा था। ऊपर से नीचे की ओर लगाइए कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन किस कौन करता है, सबसे कम माइग्रेशन कौन करता है। उसमें दूसरा पॉइंट था वुमेन आफ्टर मैरिज, ये सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करती हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रवास करने का जो रिकॉर्ड है वो महिलाओं के पास है। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ माइग्रेशन महिलाओं के द्वारा होता है। ये बात आपको भी हजम करने में थोड़ा समय लगेगा कि यार लोग तो कामकाज के लिए जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं अपना घर बार छोड़ के विदा होकर शादी के बाद जाती हैं, वो माइग्रेशन मैक्सिमम माइग्रेशन का परसेंटेज बनता है। क्या ये बात क्लियर होगी? इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, एक ही शहर के या एक ही राज्य के अंदर ही अंदर। आप खुद देखो ना, अभी शादियों में जा रहे होगे, आप देखोगे जबलपुर की लड़की की शादी दमोह के लड़के से, या फिर जबलपुर की लड़की की शादी भोपाल के लड़के से, कटनी में शादी हो रही है। ज़्यादातर शादियां जबलपुर आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही मिलेंगी। आप अपने घरों में शादी के जो कार्ड आते हैं उनको उठा के देख लो, बहुत रेयर मिलेगा आपको ऐसा कि जबलपुर की लड़की की शादी केरला में रामेश्वरम के पास एक गाँव में लड़की से हो रही है। बहुत ही रेयर मिलेगा, ये बहुत ही रेयर केसेज हैं कि जबलपुर का लड़का तमिलनाडु में जाके रामेश्वरम में एक लड़की खोज रहा है। वो अपने आसपास ही माइग्रेशन होगा उनका। ठीक है, उसके बाद इनका हमने देखा है भाई, ये मजदूर लोग हैं, ये रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करते हैं, गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। और ये किसान बेचारे गरीब, ये गांव से गांव की ओर प्रवास करते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी। आप इसको एक बार रीड करोगे आपको पूरा दिमाग ओपन हो जाएगा। ये स्पेशल नहीं है, ये स्पेशियल है। स्पेशियल, ये एक नया शब्द आ रहा ना आपके लिए। स्पेशियल क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस ऑब्लिक एरिया, क्षेत्र के आधार पे प्रवास। क्या माइग्रेशन का कोई रीजनल पैटर्न है, कोई क्षेत्रीय पैटर्न है? कहीं से ज़्यादा कहीं से कम होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। यूपी और बिहार, तुरंत फोटो चली जानी चाहिए दिमाग में, अरे हाँ हाँ यहाँ पे गरीबी है, यहाँ बहुत आबादी है, बहुत पॉपुलेशन है यहाँ पे कास्ट के केसेस बहुत हैं, छुआछूत बहुत है यहाँ इन इलाकों में, इनइक्वालिटी बहुत है, बहुत असमानताएं हैं यहाँ पे बाढ़ वगैरह आती रहती है गंगा नदी के किनारे। यहाँ पे हम लोग 83.2% छोटे और सीमांत किसान हैं। ये लोग 70% इंटरस्टेट माइग्रेशन का हिस्सा हैं। मतलब हमारे देश में अगर यूपी बिहार से या एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले लोगों की बात करें तो यूपी बिहार से 70% लोग अपना राज्य छोड़ के बाहर घूमने चले जाते हैं। और क्यों जाते होंगे? हमने अभी पढ़ा है, या तो वो इकोनॉमिक कारणों से जाते हैं या नौकरी पाने जाते हैं। These are also some of the underdeveloped states. Underdeveloped मतलब कम विकसित राज्य हैं, ये वही राज्य हैं जो कम विकसित हैं। एंड ओवर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और वही राज्य हैं जो कृषि पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र, जो आपको याद होगा कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हब हैं, याद आ रहा है? जल्दी से मुझे बताओ, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हब हैं। यहाँ कपड़ा उद्योग है, यहाँ मशीनें चलानी है, सिर्फ कपड़ा बुनना है, ये काम कर सकता है यहाँ का किसान। यूपी बिहार का किसान आराम से मशीनें चला सकता है। गुजरात एंड महाराष्ट्र आर मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, ये सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि प्रेफर करी गई या सबसे चाहत वाली गंतव्य की जगह है। लोग गुजरात और महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, लोग मुंबई जाना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं। फॉलोड बाय हरियाणा, जो एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। गुजरात महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल कारणों से फेमस है। मैंने अभी बताया कौन सी इंडस्ट्री है बेटा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, बॉम्बे हाई देखा था हमने, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ तक कि लोग यहाँ जाके वड़ा पाव का ठेला भी लगा लेते हैं। वड़ा पाव का नाम नहीं लूँगा, आजकल लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं उससे, वो भी बिना मतलब लड़ाई झगड़ा करके। आप लोग को भी कोई काम काज ना मिले ना, आप लोग फुल्की का ठेला लगाना और कोई ठेला उठवाने आए पुलिस वाला तो उसको रेपटा मार देना, अगले दिन आप लोग भी यूट्यूब में फेमस हो जाओगे। बस देखना पुलिस वाले से सेटिंग हो,
ऐसा ना हो कि पुलिस ठेला वेला बंद करे, घर भी जब्त कर ले फिर। ठीक है। दक्षिण भारत में, सदर्न इंडिया में जो प्रेफर्ड लोकेशन है वो कर्नाटका है। कर्नाटका क्यों है भाई सबसे चाहत वाली जगह? क्योंकि वहाँ बेंगलुरु है और हैदराबाद है, ये दो जगह हैं साउथ इंडिया में। केरला इज द ओनली डेवलप्ड स्टेट, केरला एकमात्र ऐसा विकसित राज्य है जहां पे इमिग्रेशन कम होता है ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब दो शब्द आए हैं आपके सामने, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, ये दो शब्द हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है, जब हम बोलते हैं ए से बी की ओर लोग गए, तो हम बोलेंगे ए से लोगों ने माइग्रेट किया, लोग ए को छोड़ के गए हैं, तो ए के लिए ये लोग क्या कहलाएंगे? माइग्रेट कर गए। लेकिन जब हम बोलेंगे बी के लिए ये लोग क्या कौन है, तो बी के लिए ये लोग कहलाते हैं इमिग्रेंट्स। कुल मिला के ये समझ लो, माइग्रेशन का मतलब होता है जाने वाले और इमिग्रेशन का मतलब होता है आने वाले। यही लोग ए के लिए माइग्रेशन होंगे और बी के लिए इमिग्रेशन होंगे। बहुत सिंपल है। मान लो मैं जबलपुर छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो जाता हूं, क्या मेरी आवाज कट रही है? आवाज क्लियरली आ रही है मेरी? मैं वही तो पूछ रहा था। हेलो 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 हेलो, अभी आ रही है। मैं कह रहा हूँ अगर मैं जबलपुर से जाता हूँ तो जबलपुर के लिए मैं जबलपुर से माइग्रेट कर गया हूँ, लेकिन दिल्ली में मैं एंट्री कर गया हूँ, तो दिल्ली के लिए मैं इमिग्रेट हो गया, दिल्ली में अंदर आ गया। मतलब कुछ नहीं है, एक शब्द को दो तरीके से कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि केरला में सबसे कम लोग जाते हैं काम करने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि केरला अपने आप में माइग्रेशन का सोर्स है, केरला अपने आप में माइग्रेशन का सोर्स है, और ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में माइग्रेट करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में माइग्रेट करता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। नेट का इशू अलग ही चलता रहता है। हाँ, मैं केरला का बता रहा था। असल में ये जो केरला के लोग हैं ना, यहाँ के, ये लोग खुद ही विदेशों में जाके बसे हुए हैं, खुद ही। और कहाँ बसे हुए हैं ये लोग? गल्फ कंट्रीज में। आप बोलोगे ये गल्फ कंट्रीज कौन सी होती है? वो कंट्रीज को गल्फ कंट्रीज कहा जाता है जहाँ पे तेल निकाला जाता है, जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई, इन देशों को गल्फ कंट्री कहा जाता है। केरला खुद ही माइग्रेंट का सोर्स है, प्रवासियों का स्रोत है। इसीलिए केरला में ज़्यादा लोग प्रवास नहीं करते, क्योंकि केरला ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, वहाँ सबके पास नौकरी है और लोग बाहर जा रहे हैं, और फिर यहाँ पैसा कमा के वो अपने देश में अंदर भेजते हैं। इस पैसे को क्या कहा जाता है, क्या किसी को पता है? कहीं से सुना हो कभी न्यूज़पेपर में। मान लो कल अंशिका कनाडा चला जाती है, कनाडा में जाके टैक्सी चलाते हैं, यही काम करते हैं वहाँ पे, कुछ इंजीनियर वगैरह का काम तो करते नहीं हैं। और फिर टैक्सी कमा के कम से कम एक महीने में 1.5 लाख रुपए कमाया, और 1 लाख रुपए अपने घर जबलपुर भेज दिया। इस पैसे को क्या कहा जाता है? इस पैसे को क्या कहते हैं? क्या किसी को पता है? इस पैसे को कहा जाता है, नया शब्द आए अगर तो लिख लेना, रेमिटांस। इकोनॉमी में पढ़ोगे आप। रेमिटांस वो पैसा होता है
जो विदेश में काम करने वाले भारतीय अपने देश में वापस भेजते हैं। अब मैंने, अगर आपको थोड़ी बहुत पॉपुलेशन ज्योग्राफी याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप दुनिया के 10 लोग निकालोगे तो उसमें से 4 लोग भारतीय निकल आएंगे। याद है ये आंकड़ा? अब अगर 10 में से 4 लोग भारत के विदेशों में काम कर रहे हैं तो मतलब भारत में पैसा ज़्यादा आता होगा कि कम? विदेश में काम करने वाले लोग अपने घर पैसा ज़्यादा भेजते होंगे कि कम? ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया के जब सबसे ज़्यादा लोग भारत के बाहर काम कर रहे हैं तो इंडिया नंबर 1 है, फर्स्ट है इंडिया। किस पे? रेमिटांस ग्रहण करने में, विदेशों से पैसा लेने में इंडिया नंबर 1 है। ये कोई लोन नहीं है, आपने जाके बाहर कमाया, अपने घर में पैसा भेज दिया, ये रेमिटांस कहलाता है। ठीक है, तो केरला के लोग, केरला इटसेल्फ इज अ सोर्स रीजन ऑफ माइग्रेंट्स। केरला खुद ही प्रवासियों का एक बड़ा स्रोत का क्षेत्र है। और पंजाब इज द ओनली स्टेट, पंजाब एकमात्र राज्य है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रवासी ग्रहण करता है। मतलब पंजाब में काम करना, पंजाब एक लौता राज्य है जहाँ एग्रीकल्चर के लिए काम करने लोग आते हैं, बाकी सब जगह लोग इंडस्ट्री वगैरह का काम करने आते हैं। माइग्रेशन के कारण, क्यों कर रहा है इंसान माइग्रेट, व्हाट आर द रीजंस फॉर माइग्रेशन? अच्छा पहले मुझे बताओ, यहाँ तक समझ में आया? इंटरस्टेट माइग्रेशन, स्पेशियल पैटर्न, यूपी बिहार से लोग महाराष्ट्र आते हैं, केरला से लोग विदेश जाते हैं, पंजाब में कृषि के क्षेत्र के लोग जाते हैं, ये समझ में आ गया सब? ठीक है, रीजन क्या है माइग्रेशन के? पहला माइग्रेशन वॉलेंट्री माइग्रेशन, स्वैच्छिक, खुद की इच्छा से, मेरी मर्जी वाली जो रीजन है उससे माइग्रेट कर रहे हैं, स्वैच्छिक माइग्रेशन। द पीपल माइग्रेट बिकॉज ऑफ देयर ओन चॉइस एंड एस्पिरेशन, खुद की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए माइग्रेट कर लेते हैं। जैसे मान लो बंटी पड़ोस वाली बबली के साथ भाग के शादी कर रहा है, तो वह जबलपुर छोड़ के दिल्ली रहने चला जाएगा। ये उसके मन की इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही थी जबलपुर में, तो उसको दिल्ली जाना पड़ा। हम ऐसे माइग्रेशन को वॉलेंट्री माइग्रेशन कहते हैं, ऐसे माइग्रेशन को हम वॉलेंट्री माइग्रेशन कहते हैं, स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से प्रवास कहते हैं। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब जस्ट अपोजिट कर दो, मतलब इनवॉलेंट्री का कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे हम अपनी इच्छा से नहीं जा रहे, हमारी मजबूरी है जाना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ आ रही हैं भाई, तब जा रहे हैं, नहीं तो हम बिल्कुल अपना शहर छोड़ के जाते नहीं। एग्रीकल्चर फेलियर हो गया, सूखा पड़ गया, क्रॉप फेलियर हो गया, अन्य कारणों से। पॉलिटिकल माइग्रेशन, पॉलिटिकल माइग्रेशन का कोई उदाहरण है आपके पास? मैं आपको देता हूँ। 2023 में उत्तराखंड में मुस्लिम्स को हिंदू राष्ट्र के नाम पे उनके घरों से निकाल के भगा दिया गया। ये पूर्ण रूप से राजनीतिक मामला है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ मैं ऐसा लिखूंगा ना तो लगेगा कि मैं मुस्लिम पक्ष के लोगों के लिए तरफदारी कर रहा हूँ और हिंदू पक्ष से मेरा कुछ लफड़ा चल रहा है, तो मैं दूसरा उदाहरण भी लिखूंगा ताकि सब बराबर हो जाए। कश्मीरी पंडित migrated to UP, Delhi due to political unrest, राजनीतिक उथल पुथल के कारण यूपी और ये सॉरी कश्मीरी पंडित लोगों को इधर उधर आना पड़ा। देखो दोनों तरफ के हो गए ना, राजनीतिक कारणों से। कोई विवाद हो जाए, जैसे गुजरात के दंगे हो गए, किसान आंदोलन हो गया। सेक्युलरिज्म को बेटा मैं क्या बोलूँ, अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखोगे ना तो सेक्युलरिज्म आज भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे साथ बाजू में कौन बैठ रहा है। वो तो सिर्फ राजनीतिक लेवल पे हमको देखने को मिलता है कि आप, मैं बता रहा हूँ ना, आपको अपनी गाड़ी सही करवानी होगी, आप रसल चौक में जाके शफीक भाई से ही सही करवाओगे गाड़ी, आपको पता है वो अच्छा काम करेगा। गाड़ी की सीट बनवानी होगी, आप किसी अब्दुल के पास जाके बोलो, वो अच्छा बना के देगा। वो चश्मा बनवाना होगा, आप बड़ी ओमती जाओगे, वो सब बढ़िया चल रहा है। ये सब राजनीतिक मामले हैं। अभी एक मैं जोक सुन रहा था, मोदी जी ने राजस्थान की रैली में कहा कि कांग्रेस अपने जो मैनिफेस्टो में लिख के लाई है कि वो पूरा पैसा इकट्ठा करके उनको देगी जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। अब हमने पढ़ लिया है कि ज़्यादा बच्चे होने के पीछे
केवल रिलीजन का एक रीज़न नहीं होता है। क्या रीजन होते हैं? रीज़न होते हैं बेटा, इकोनॉमी का रीज़न होता है, गरीब लोग, एग्रीकल्चर का रीज़न होता है, एजुकेशन का रीज़न होता है, आपके पास उसके बाद एजुकेशन के बाद लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई का रीज़न होता है। ये सारे कारण होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब मोदी जी ने बोल दिया कि कांग्रेस आप लोगों के मंगलसूत्र छीन के उनको दे देगी जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, बोले मोदी जी के 5 भाई बहन हैं और योगी जी के 7 भाई बहन हैं, या तो ये मुस्लिम है या फिर ये हमको मूर्ख बना रहे हैं, या तो ये हमको मूर्ख बना रहे हैं। देखो आप लोग पढ़े लिखे हो बेटा, आपने संविधान पढ़ा है, आपको पता है क्या वैल्यूज़ हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 250 साल लड़ाई लड़के मिला है ये संविधान। ये मजाक में नहीं मिल गया। ये फंडामेंटल राइट्स जो हम इतना बोल पा रहे हैं ना, ये हवा में नहीं मिल गए। लेकिन जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिन्होंने बस पूरा लाइफ, जो गांधी को गाली देते हैं, वो मतलब आप उनको समझो ना, उनको कुछ नहीं आता पता कि वो किस चीज़ के लिए देश में है। गांधी भाई गांधी आदमी है वो, आप गांधी को किसी दिन पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे। इनवॉलेंट्री माइग्रेशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये हमने देखा कि परेशानियों के कारण जब माइग्रेशन होता है तो हम उसको इनवॉलेंट्री माइग्रेशन कहते हैं। अब ये माइग्रेशन को ना हम दो तरीके से पढ़ते हैं। कभी आप दरवाज़ा खोले होगे किसी होटल होटल का, तो वहाँ दो चीज़ें लिखी होती हैं, पुश और पुल। धक्का दीजिए और खींचिए। असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं एक तरफ बिहार ले रहा हूँ और एक तरफ मुंबई ले रहा हूँ। बिहार में बाढ़ आ गई, बिहार लोगों को धक्का दे रहा है, देख तेरे घर में बाढ़ आ गई, तू निकल यहाँ से। मुंबई कह रहा है हमारे पास बहुत ही बढ़िया हाउसिंग है, आप आइए और रहिए हमारे यहाँ। ये पुल कर रहा है, खींच रहा है। बिहार में एग्रीकल्चर फेल हो गया, यहाँ पे नई इंडस्ट्री बन रही है। बिहार कह रहा है तू निकल यहाँ से, देख तेरा एग्रीकल्चर फेल हो गया, धक्का मार रहा है बिहार। पुल कौन कर रहा है? मुंबई पुल कर रहा है। वो कह रहा है देखो बेटा यहाँ इंडस्ट्री बनी है, मेरे यहाँ आके काम करो। यहाँ पे एजुकेशन का लेवल भारत में सबसे कम है, महिलाओं में तो 59% है। बिहार कह रहा है कि यहाँ क्यों रह रहा है भाई, धक्का मार रहा हूँ मैं तेरे को, निकल यहाँ से, एजुकेशन नहीं है। मुंबई कह रहा है यहाँ पे आओ, 80% एजुकेशन का लेवल है, मुंबई यूनिवर्सिटी है हमारे पास, बहुत बढ़िया एजुकेशन है। ये आपको लालच दे के चीज़ें खींच रही हैं, ये आपको बेचारा बना के धक्का दे रही हैं। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारक जो धक्का देते हैं उनको कहा जाता है पुश फैक्टर्स। ये धक्का देने का काम करते हैं। और जो आपको खींचने का काम करते हैं, आप लोग को बुलाते हैं, उनको कहा जाता है पुल फैक्टर्स। इस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि अगर ये बुलाती है तो चले जाने का, अगर लबासना बुलाता है तो चले जाने का। पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। पुश और पुल फैक्टर्स या रीजंस, ये पुल है। हाँ, पुल माइग्रेशन, पुल मतलब होता है खींचना, ड्यू टू अट्रैक्शन। अट्रैक्ट कौन करेगा? जहां तुम हो या जहां तुम्हें जाना है। तुम्हें अपना ही घर अट्रैक्ट करेगा कि पड़ोस वाला ताजमहल अट्रैक्ट करेगा? जहां जाना है, बिल्कुल सही, मुंबई अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन फ्रॉम डेस्टिनेशन, आपका गंतव्य का जो क्षेत्र है वो आपको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन कैन बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सकता है, उस इलाके का क्लाइमेट हो सकता है, कुछ भी XYZ कारण हो सकता है जो आपको किसी इलाके में अच्छा लगे, वो उसका अट्रैक्शन हो सकता है। पुश फैक्टर्स, धक्का मारने वाले कारक, जो आप लोग को बोले बेटा सबसे बड़ी परेशानी यही चल रही है, गरीबी, सूखा पड़ना, दंगे फसाद एक्सेट्रा, ये पुश फैक्टर्स या धक्का वाले फैक्टर्स कहलाते हैं। भारत में पुश और पुल फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। एक साथ काम कैसे करते हैं? बिहार आपको धक्का देगा और उसी वक्त मुंबई आपको खींचने का काम करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में ये एक साथ काम करते हैं। कामकाज, वर्क, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, बिजनेस, शादी ब्याह, पॉलिटिकल कारण, लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ वर्क, कामकाज की सुरक्षा होना, ये सभी के सभी कारण इनमें आ जाते हैं। क्या पुश और पुल फैक्टर समझ में आ गए हैं? मुझे थम्स अप दे दो भाई। पुश और पुल फैक्टर समझ में आ गए? अब आ जाते हैं भाई सवाल जो पेपर में पूछता है,
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का प्रभाव क्या पड़ता है, क्या सब अच्छा ही अच्छा है कि कुछ बुरा भी है, क्या सब बढ़िया है कि कुछ नुकसान भी है। पहले देखते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इस मीम को देखिए, ये मजदूर है भारत का, वो कह रहा है आई एम गोइंग टू जापान, मतलब इंडिया क्या हो गया इस केस में, इंडिया हो गया प्लेस ऑफ ओरिजिन, जापान क्या हो गया बेटा, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य का क्षेत्र हो गया। अब जापान क्या कह रहा है, जापान के पास वैसे ही युवा आबादी कम है। अब शायद मेरी बात आपको एक बार में समझ में आ गई होगी जब इस जैसे ही मैंने ये ग्राफ बनाया होगा। क्या ये ग्राफ समझ में आया ऊपर, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है, इन्वर्टेड पिरामिड है इसके पास। तो भाई हम क्या कह रहे हैं, भारत का किसान वो कह रहा है मजदूर आई एम गोइंग टू जापान, और जापान कह रहा है पैसा ही पैसा होगा, मजदूर हमारे पास आ रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो करेगी, वर्कर हमारे पास आ रहे हैं, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक के अनुसार माइग्रेशन एक पॉजिटिव प्रोसेस है, यह एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। अच्छा भाई कैसे, डेस्टिनेशन पे जहाँ पे लोग पहुँचते हैं, एज माइग्रेंट्स आर वर्किंग एंड यंग पॉपुलेशन, क्योंकि हमने देखा रेवेंस्टीन की थ्योरी क्या कहती है कि माइग्रेट करने वाले लोग ज़्यादातर 25 से 35 साल की एज के लोग होते हैं। दे ऐड टू लेबर फोर्स, वह लेबर फोर्स को योगदान देते हैं, जिसके कारण जो कंट्री इन लोगों को बुलाती है या ग्रहण करती है, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास बढ़ता है। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, क्या ये इतना सा पॉइंट समझ में आ गया कि जहां लोग पहुंचेंगे वहां वो काम करेंगे और उनकी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। क्या भारत में इसका कोई एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। इंटरनल माइग्रेशन इन दिल्ली, लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली का तो आप खुद से रिलेट कर सकते हो, कोचिंग इंडस्ट्री पूरी दिल्ली में फैली हुई है, होटल इंडस्ट्री पूरी दिल्ली में फैली हुई है, रेंटल इंडस्ट्री पूरी दिल्ली में फैली हुई है, और पीजी इंडस्ट्री पूरी दिल्ली में फैली हुई है। आप जाओ, पूरा स्टूडेंट का हब बना हुआ है दिल्ली में, इतना माइग्रेशन हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ ना दिल्ली को, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुए, नुकसान भी होंगे लेकिन फ़ायदा भी है। सूरत, मुंबई, ये सब में इतना विकास क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोग माइग्रेट करके काम करने पहुँचते हैं। बढ़िया फ़ायदे की बात कर रहे हो। सोर्स को जिस जगह से लोग आते हैं इसको भी फ़ायदा होता है। आउट माइग्रेशन हैव इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से लॉन्ग टर्म पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होता है, लंबे समय में इसको पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। माइग्रेशन इज द ओनली रीजन समटाइम्स टू एस्केप फ्रॉम पॉवर्टी एंड पॉलिटिकल प्रेशर। क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है भाई, कि ये गरीबी से निकलने का रास्ता है और राजनीतिक दबाव से निकलने का रास्ता है, राजनीतिक दबाव से निकलने का रास्ता है। और इसीलिए जिस क्षेत्र से लोग आते हैं भाग के, वह क्षेत्रों में गरीबी कम होने लग जाती है, राजनीतिक दंगे कम होने लग जाते हैं। इन लॉन्ग टर्म, लंबे समय में, आउट माइग्रेंट्स का मतलब है सोर्स से भागे हुए लोग, अपने घर से निकले हुए लोग, सस्टेन इकोनॉमी ऑफ सोर्स रीजन, वह अपने घर की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर देते हैं थ्रू, ये क्या वर्ड आ रहा है, क्या ये हमने पढ़ा है। भारत की क्या रैंक है, क्या रैंक है भारत की, फिर से इधर देखो, बिल्कुल सही अनीश। ये बंदा जापान में काम करेगा, जापान में जैपनीज येन कमाएगा, पैसा कमाएगा, फिर ये पैसा वो भारत भेजेगा, तो अल्टीमेटली भारत में भी तो पैसा आएगा बेटा, भारत में भी तो इन्वेस्टमेंट आएगा, भारत में भी तो निवेश आएगा। तो मैं तो ये कह सकता हूँ ना कि लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में, जिस देश से लोग गए थे उस देश का विकास होगा। अब इस पॉइंट को देखो, इन लॉन्ग टर्म आउट माइग्रेंट्स सस्टेन इकोनॉमी ऑफ सोर्स रीजन थ्रू रेमिटांस एंड इन्वेस्टमेंट, निवेश और घर में पैसा वापस भेज के लोग अपने देश का विकास करते हैं। देखिए चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, जैसे हम, बेनिफिटेड बाय इन्वेस्टमेंट एंड रेमिटांस बाय डायस्पोरा। डायस्पोरा उस उन लोगों को कहते हैं, आम भाषा में कहें तो एनआरआई। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ रेमिटांसेस, पूरे दुनिया में भारत से ज़्यादा कोई पैसा विदेश से नहीं बुलाता। लेकिन ये तो सिर्फ पैसों की बात हो गई, क्या हर चीज़ पैसों से तोल ली जाती है, कभी नहीं बेटा, इसके कई सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कई नकारात्मक प्रभाव हैं।
ये फोटो क्या दिखा रही है? ये फोटो क्या दिखा रही है? भारत का दिमाग है। ये बोरिया बिस्तर बांध के यूएसए का विकास करने जा रहा है। पढ़ाया लिखाया भारत ने, सब कुछ दिया भारत ने, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है यूएसए का। इस स्थिति को कहा जाता है ब्रेन ड्रेन, दिमाग का निस्तार हो जाना। नॉलेज हमारी, आप देखिए आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट है आपका, अमेजोन में तो नहीं, गूगल है, सुंदर पिचई का नाम आपने सुना होगा, ये सब जगह के सीईओ भारतीय बने बैठे हैं। लेकिन क्या ये भारत की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर रहे हैं या गूगल को डेवलप करके यूएस इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर रहे हैं? मुझे तुरंत आंसर देंगे आप। ये सुंदर पिचई अगर गूगल में काम कर रहा है तो ये भारत की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं भाई साहब की यूएसए की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है बेटा, सुंदर पिचई गूगल का काम करेगा तो गूगल जिस देश का है उसका बेनिफिट होगा, मतलब यूएसए का बेनिफिट हो रहा होगा। बिल्कुल सही। पहला नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका? ब्रेन ड्रेन, दिमाग का निस्तार, स्ट्रेन रिसर्च ऑफ डेस्टिनेशन रीजन। ठीक है। दूसरा, सोशल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, सामाजिक एवं पारंपरिक समस्याएं। माइग्रेशन इन रिचेज नहीं, इन रिच कल्चरल एलिमेंट्स मेंटेन्स एथनिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। पॉइंट को समझते हैं क्या कह रहे हैं। ये कहना चाह रहा है कि अगर भारत के लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं और भारत का कल्चर बहुत ही रिच कल्चर है, बहुत ही रिच कल्चर है, तो ऐसा रिच कल्चर डाइवर्सिटी या जैव विविधता को बढ़ावा देता है। सर कुछ समझ में नहीं आया, एक आध एग्जाम्पल बताइए। बिल्कुल बताते हैं बेटा। हमारा मध्य प्रदेश, लोगों का माइग्रेशन पंजाब से हुआ, लोगों का माइग्रेशन महाराष्ट्र से हुआ, लोगों का माइग्रेशन तमिलनाडु से हुआ, लोगों का माइग्रेशन बंगाल से हुआ। मध्य प्रदेश में आज कल्चरल डाइवर्सिटी के नाम पे छोले भटूरे मिलते हैं क्या? यस मिलते हैं। क्या मध्य प्रदेश में चाइनीज़ खाना मिलता है क्या? जी हाँ मिलता है। क्या मध्य प्रदेश में साउथ इंडियन डोसा मिलता है क्या? जी हाँ मिलता है। क्या मध्य प्रदेश में पंजाबी लस्सी मिल रही है क्या? जी हाँ मिल रही है। क्या मध्य प्रदेश में दिल्ली के छोले कुलचे मिल रहे हैं क्या? जी हाँ मिल रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में फ़िश मिल रही है जो पश्चिम बंगाल में चलती है? जी हाँ मिल रही है। क्या हमारे यहाँ वड़ा पाव मिल रहा है? जी हाँ वो भी मिल रहा है। ये फूड कल्चर का डेवलपमेंट, आप इसका विकास देखिए, डाइवर्सिटी देखिए। क्या डाइवर्सिटी देख पा रहे हो? खाने पीने का नहीं देखना, दूसरा देख लेते हैं। स्कूल में एनुअल फंक्शन जब होता था तो उसमें हर प्रकार का डांस होता था। एक फंक्शन भंगड़ा का होता था, एक फंक्शन उसमें बिहू डांस का होता था, एक फंक्शन उसमें उसका नाटक होता था रामलीला जैसा जो यूपी का कल्चर है। ये क्यों कल्चर घुलता मिलता जा रहा है? क्योंकि माइग्रेशन इतना हुआ है कि पूरा कल्चर एक दूसरे में इंटरमिंगल होके एक नया डाइवर्स कल्चर बनाता है। माइग्रेशन इन रिच कल्चरल एलिमेंट्स, बहुत ही बड़े कल्चरल एलिमेंट्स में माइग्रेट करने पर एथनिक और कल्चरल डाइवर्सिटी बनी रहती है। रिच सिविलाइजेशन और प्रोग्रेसिव आइडियाज़ आते रहते हैं। जैसे जैसे लोग बहुत ही बड़े माइग्रेशन पे होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे कल्चर में माइग्रेट करते हैं, तो नए प्रोग्रेसिव आइडियाज़ आते हैं। ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है। कल्चर बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे में। और भारत के कल्चर को क्या कहा जाता है बेटा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये तो हमेशा से सुना होगा आप लोगों ने, ये भारत के कल्चर की खासियत है। लेकिन क्या इसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है? पीपल फियर लूज ऑफ देयर कल्चर। कई लोगों को लगता है कि कहीं उनका कल्चर डेवलप होने की बजाय ख़त्म ही ना हो जाए। एग्जाम्पल, इंडियंस माइग्रेटिंग टू यूरोप या यूएसए लिख लो। इंडियंस माइग्रेटिंग टू यूरोप या यूएसए जनरली प्रेफर लिव इन रिलेशंस। लो पूरा बेड़ा गर्क ही हो गया। भारत के लोग जो माइग्रेट करके यूएसए जाते हैं वह जनरली लिव इन रिलेशनशिप्स को प्रेफर करने लग जाते हैं। उनका खुद का कल्चर क्या था? मैरिज करनी है, फैमिली डेवलप करनी है। लिव इन कल्चर इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन इनके लिए होने लगेगा। ये फॉलो करने लग जाते हैं पब कल्चर।
मदर्स डे, फादर्स डे मनाने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है क्यों मनाया जाता है मदर्स डे? हम बड़े बिल्कुल चौड़ में आके बोलते हैं अरे मदर्स डे मनाएंगे, मदर्स डे। क्यों ज़रूरत क्यों पड़ती है मदर्स डे मनाने की? बेटा ये सब फॉरेन के चोचले हैं, मैं बता रहा हूँ इसका क्या रीज़न है। फॉरेनर्स में क्या होता है, मान लो ये एक फीमेल है और ये एक मेल है, इनकी शादी हुई, इनको एक बच्चा हुआ, बाद में फादर को कोई और पसंद आ गया, थर्ड पर्सन, तो ये उनके साथ रहने चले गए। फिर अब पता चला साल भर से अपने बाप से ही नहीं मिल रहे, तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो एक फादर्स डे बना दो, तो उस दिन ना अपने पापा को घर बुलाएंगे और उनके साथ बैठ के अपन खाना पीना करेंगे, डिनर करेंगे, हो गया फादर्स डे। सेम आप उल्टा समझ लो अब मदर्स के लिए। मान लो मदर को कोई और पसंद आ गया, अब पता चला सालों साल मम्मी से ही नहीं मिल रहे, तो एक दिन बना दिया मदर्स डे। इस दिन जो भी लोग अलग अलग रहते हैं अपनी माओ के साथ समय बिताएंगे। इंडिया में ऐसा नहीं होता बेटा, अपने यहाँ तो उठते ही साथ अपन सबसे पहले चिल्लाते हैं ओ मम्मी। ये भारत का कल्चर नहीं है बेटा, ठीक है। तो पब कल्चर समटाइम्स लीडिंग टू जीनोफोबिया। जीनोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें विदेशियों से डर लगने लग जाता है। पीपल फियर लॉस ऑफ जॉब्स ड्यू टू माइग्रेंट्स, हाउएवर इट इज सीन दैट मच ऑफ द इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जल्दी से वो कहानी याद करो, क्या आपको तुरंत याद आएगी वो कहानी? मराठा मानुस, सन ऑफ सॉइल, मिट्टी के पुत्र। लोगों को डर लगने लग जाता है कि उनकी जॉब चली जाएगी माइग्रेशन से, और इसके कारण दंगे फसाद होने लग जाते हैं। यही तो डर था शिवसेना को कि केरला कर्नाटका के लोग हमारे राज्यों में आके हमारे लोगों की नौकरियां छीन लेंगे, इन नौकरियों पे पहला हक मराठों का है, मराठा मानुस अपनी माटी के पुत्रों का है, और इसीलिए मराठा आंदोलन हुआ। तो दंगे फसाद हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। इफ माइग्रेशन इज अनकंट्रोल्ड, अगर कोई सीमा ही नहीं है माइग्रेशन की, बिकॉज ऑफ पुश फैक्टर्स, मतलब धक्का दिए जा रहे हैं, गरीबी के कारण बहुत ज़्यादा माइग्रेशन है, तो उसके कारण हैप हजार्ड अर्बनाइजेशन होता है। ये क्या शब्द है बेटा, हैप हजार्ड अर्बनाइजेशन? हैप हजार्ड का मतलब होता है उथल पुथल। उथल पुथल में शहरीकरण होता है, और इसी कंडीशन में बनने लग जाते हैं, ये भी हमने देखे हुए। 3 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, मुंबई में धारावी, यूपी में फिरोजाबाद, और दिल्ली में झुग्गी। ये माइग्रेशन से ही तो हो रहे हैं, लोगों को रहने की जगह नहीं मिलती, हजारों लोग शहर पहुंच गए, रहने की जगह नहीं मिली, झोगी वो अपनी झोपड़ी लगा के रहने लगे। शहर में क्या समस्याएं आ जाती हैं? अर्बन प्रॉब्लम्स, कंजेशन। कंजेशन मतलब कंजेस्टेड होकर रहना पड़ जाता है। कैसा कोई उदाहरण है? जी सर बिल्कुल है, आपने बताया था ना, दिल्ली में 11,000 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसी को तो कंजेस्टेड होकर रहना कहते हैं। पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। यस सर, आपने बताया था कि दिल्ली को नर्क कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। डेवलपमेंट अनइवन होता है। अनइवन मतलब कुछ क्षेत्रों का विकास होता है और कुछ क्षेत्रों का विकास नहीं होता। This also has a deep impact on the status of women as male members migrate. Male members migrate. It puts physical and mental pressure on women. जब गांव से आपका जो मतलब हस्बैंड होता है या जो आदमी होता है मेन घर का, वो कहीं और चला जाता है सालों साल के लिए, तो पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी महिला पे आ जाती है, और इसीलिए महिला पर फिजिकल और मेंटल प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ये नेगेटिव प्रॉब्लम है कि पॉजिटिव है बेटा? साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव परेशानी है। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, पर्यावरण के साथ समस्याएं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब प्लास्टिक वगैरह को कहाँ कचरा फेंकेंगे, ये सारी बड़ी प्रॉब्लम है। ओवर पॉपुलेशन की, मैं एक फोटो दिखाऊंगा, घबराना मत। ये दिल्ली है, कभी अगर हो दिल्ली जाने का तो निज़ामुद्दीन के किनारे ये पहाड़ देख लेना, ये पहाड़ देख लेना, ये 1,000 मीटर से ऊंचा पहाड़ है, और ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कचरा है। देखो देखो, मैं और जूम कर दे रहा हूँ, और ध्यान से देखो। इसी को साफ करने के नाम पे केजरीवाल अभी सत्ता में आए हैं दिल्ली में, हम इसको साफ करेंगे, क्योंकि इसको पिछले 15 सालों से कोई साफ नहीं कर पाया। तो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, पर्यावरण की समस्याएं भी हैं। अब ये एक क्वेश्चन है,
बस ये 2 ही स्लाइड और बची हैं। अब देखो सवाल यूपीएससी कैसे पूछता है, ये आंसर भी लिख के दिया है मैंने पूरा, आप पढ़ोगे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपने क्लास अच्छे से करी है मेरे से अभी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक कंपल्शन, आर्थिक कारणों के अलावा माइग्रेशन हैज़ मैनी अंडरलाइन सोशल कॉजेज, माइग्रेशन के कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं, इन सामाजिक कारणों को हाईलाइट करो ऑफ माइग्रेशन और बताओ कि इसका इम्पैक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में क्या पड़ता है। क्या इससे मिलता जुलता हमने नॉलेज लिया है? मुझे जल्दी से थम्स अप दो कि केवल इकोनॉमिक रीज़न नहीं होते माइग्रेशन के, सोशल रीज़न भी होते हैं, जैसे मैरिज हो गई या फिर फार्म हाउस में जाके रहना है वो रीज़न हो गया, या फिर कुछ और रीज़न हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे राइट्स हो गए, दंगे फसाद हो गए, ये भी रीज़न होते हैं। देखो द रिलेटिव, अब हमने क्या लिखा, माइग्रेशन की डेफिनेशन लिखी, ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, रिलेटिव परमानेंट एंड सेमी परमानेंट चेंज इन रेसिडेंस ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन जोग्राफिकल सेंटर टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन, इट कैन बी पुश माइग्रेशन और पुल माइग्रेशन। क्या हमने ये पढ़ा हुआ है? मुझे तो बस थम्स अप देते चलना, ये पीडीएफ में अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। ये इंट्रोडक्शन है, किसी एक स्थान से स्थायी एवं अस्थायी रूप से जब आबादी एक जगह से दूसरी जगह जाती है किसी जोग्राफिकल एरिया में तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं, ये पुश और पुल हो सकता है। फिर हम बताएंगे देखो माइग्रेशन के इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एग्जाम्पल डालेंगे, जैसे पंजाब फॉर एग्रीकल्चर लेबर, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण, महाराष्ट्र और गुजरात इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर में एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश टू बेंगलोर फॉर आईटी इंडस्ट्री, आईटी उद्योग के लिए, कई तीनों पॉइंट हम लिख सकते हैं। बेंगलोर मैंने कई बार बताया आईटी हब है। फिर हम लिखेंगे बट, जो क्वेश्चन पूछ रहा हम उस पर आ गए, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारणों के अलावा देयर आर सम सोशल कॉजेज एज वेल, कुछ सामाजिक कारण भी हैं, ठीक है, बताओ क्या है? मैरिज, 80% ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया इज ड्यू टू मैरिज, मुझे सिर्फ थम्स अप देते चलना क्या ये पॉइंट हमने पढ़ा है, 80% ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया इज ड्यू टू मैरिज। न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, शहरीकरण के कारण, इम्पैक्ट्स पोस्ट मैरिज कपल्स यूज टू माइग्रेट अवे फ्रॉम जॉइंट फैमिली फॉर प्राइवेसी। अब ये हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये जब हम सोसाइटी पढ़ते हैं तो समय के साथ ये डेवलप हो गया आंसर्स हमारे कि अच्छा अब जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ने लग गया है तो हमने कई जगहों पे देखा है कि लोग शादी करने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे शहरों में रहने चले जाते हैं क्योंकि उनको निजता चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन एक कारण हो सकता है, फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, लोग दूसरे देशों में जाके बसने लग जाते हैं। 1.6 मिलियन वेल ऑफ पीपल, ये 2021 का आंकड़ा है, पार्लियामेंट में सुनाया गया था मोदी जी की सरकार के द्वारा। 1.6 मिलियन लोग जो अच्छे खासे अमीर खानदानों से हैं, रिच लोग हैं, उन्होंने भारत छोड़ दिया है 2021 में। क्यों छोड़ दिया है भारत? उन्हें दंगे नहीं पसंद, उन्हें गंदगी नहीं पसंद, उन्हें बेमतलब की पॉलिटिक्स नहीं पसंद, उन्होंने भारत छोड़ दिया। सेफ्टी, अब सेफ्टी का कोई कोई रीज़न नहीं है, सेफ्टी का इकोनॉमी से। सेफ्टी, अगर आपके इलाके में दंगे हो रहे हैं, आपके इलाके में कम्युनल वायलेंस हो रहा है, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, मॉरल पुलिसिंग हो रही है। मॉरल पुलिसिंग क्या होता है? मॉरल मतलब क्या होता है? मॉरल, मॉरल साइंस पढ़ा होगा ना। मॉरल मतलब होता है हमारे बिहेवियर में वो चीज़ें जिनको हम राइट मानते हैं, जैसे सच बोलना मॉरलिटी है। कई बार क्या होता है कि इंसान अपने मॉरल्स को या अपने नैतिक तत्वों को, अपने इन नैतिक तत्वों को निभा नहीं पाता, तो कई ऐसे जोधा टाइप के लोग आ जाएंगे और वो पुलिसिंग करने लग जाएंगे, खुद पुलिस बन जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, एक बार में समझ में आएगा। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, और ये जो वैलेंटाइन डे में करता है उसी को मॉरल पुलिसिंग कहा जाता है। बजरंग दल के हिसाब से लड़का लड़कियों का पार्क में मिलना सही नहीं है, नैतिक नहीं है। पुलिस नहीं करेगी तो हम खुद इसकी पुलिसिंग करेंगे, हम इनको मार पीट के शादी करा देंगे। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल पुलिसिंग। इसीलिए आप देखो लोग छोटे शहरों को छोड़ के इंदौर वगैरह में रहने चले जाते हैं, यहाँ पे खुलेआम घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर घूमना है ऐसे तो छुप छुपा के लोग मुंह बांध के दुमना में मिलते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे जो एक्सपीरियंस होंगे इस मामले में। एजुकेशन, अब शिक्षा का कोई इकोनॉमी से लेना देना नहीं है, लेकिन शिक्षा के कारण भी लोगों को, सोशल कॉज है ना, प्रवास करना पड़ता है। देखिए बिल्कुल आपका उदाहरण दे रहा हूँ, फॉर हायर एजुकेशन टू इंस्टीट्यूट्स लाइक JNU,
यूपीएससी एस्पिरेंट्स टेंड्स टू माइग्रेट टुवर्ड्स दिल्ली। यूपीएससी के विद्यार्थी दिल्ली की ओर जाना पसंद करते हैं। घेटोइजेशन, अब ये अगर देखो, मैं सोसाइटी तो आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने कहा था मैं सोसाइटी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सोसाइटी अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। घेटोइजेशन क्या होता है? जब सोसाइटी पढ़ेंगे ना तो उसमें कई शब्द आते हैं, उसमें से एक शब्द आएगा घेटो। क्या है? बहुत टफ लग रहा है? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, अगर आप कभी भी बड़ी ओमती घूमने गए हैं तो आप वहाँ देखोगे कि 80% पॉपुलेशन मुस्लिम है, जबलपुर की बड़ी ओमती में। अगर आप रद्दी चौकी घूमने गए वहाँ भी आप देखोगे कि 80% पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। लेकिन कभी आप ग्वारी घाट घूमने आइए, आप ग्वारी घाट में पाओगे वहाँ पे लगभग 40% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ अवस्थी है। आप वहाँ पूछ लेना, अवस्थी मोहल्ला भी है एक, जहाँ लगभग 50 परिवार रहते हैं। जो ग्वारी घाट चौकी है उसके बाजू में वो गली रहती है। इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें आप ये देख रहे हो कि जनरली एक कम्युनिटी के लोग, एक समुदाय के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं ताकि उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले। इसी कम्युनिटी वाले लोगों का एक साथ झुंड बना के रहना घेटो कहलाता है। अब क्या इसके पीछे कोई आर्थिक कारण है? नहीं, कोई आर्थिक कारण नहीं है, ये पूरा का पूरा एक सामाजिक कारण है, सोशल कारण है। पॉइंट को देखिए, घेटोइजेशन, वी फीलिंग, कम्युनिटी फीलिंग, समुदाय की भावना, हमारी भावना, हम एक हैं, वी फीलिंग, पीपल माइग्रेट टू लिव टुगेदर। वो एक साथ रहने के लिए, एक समुदाय में रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड एस्थेटिक वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल, सीधे उदाहरण से समझिए, मैंने आपको बताया था जिसके पास बहुत फटे से पैसा है वो अपना शहर छोड़ के गाँव में फार्म हाउस बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पीपल मूव टू रूरल एरियाज, अच्छे खासे लोग गाँव चले जाते हैं। फॉर एस्थेटिक लाइफस्टाइल, एस्थेटिक लाइफस्टाइल मतलब खेती बाड़ी करेंगे, नेचर में रहेंगे। अर्बन एरियाज है हाई लिविंग स्टैंडर्ड, शहरों में बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होता है। अब ये इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वुमेन पे दबाव बढ़ जाता है, ये पढ़ा है हमने, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है वुमेन पे। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज, जिस एरिया से लोग माइग्रेट करते हैं वहाँ पे बूढ़े लोग बचते हैं। जैसे बिहार से पूरे जवान लोग मान लो मुंबई चले गए तो बिहार में सिर्फ बूढ़े लोग रह गए और मुंबई में सारे के सारे जवान लोग हो गए, तो बिहार का डेवलपमेंट कौन करेगा फिर? डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज, जनसांख्यिकी समस्याएं, हॉल्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव, फिर विकास आगे पीछे होता है। मतलब जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे सरकार ज़्यादा विकास करती है क्योंकि सरकार को वोट चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास उस एरिया में होगा। आपने कभी देखा डिंडोरी में बहुत विकास हो रहा हो? नहीं होगा, क्योंकि लोग कम रहते हैं। लेकिन आप देखोगे भोपाल, इंदौर, बेहतरीन विकास होगा क्योंकि यहाँ से वोट आना है, लोग ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जो विकास के कार्यक्रम हैं वो हॉल्ट हो जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। मॉडर्न आइडियाज़ डू नॉट पेनिट्रेट, अगर सभी गांव के लोग शहर आ जाएंगे तो गांव में नए आइडियाज़ कभी नहीं पहुंच पाएंगे। शहरों में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? झुग्गड़ झोपड़ी बन जाती है, स्लम्स बन जाते हैं, घेटोइजेशन ऑफ सोसाइटी हो जाता है, कम्युनिटी के आधार पर सोसाइटी बढ़ जाती है, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ जाते हैं। आपने देखा है शहरों में क्राइम बहुत होते हैं, चेन चेन लूट ली जाती है, चेन स्नैचिंग, ये सारे अपराध। क्लास इनइक्वालिटी, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग बहुत गरीब हो जाएंगे। पॉल्यूशन एक समस्या हमने देखी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक समस्या हमने देखी। रिसोर्स पे बहुत दबाव पड़ता है, जैसे 11,000 लोग 1 किलोमीटर दिल्ली में रहते हैं, संसाधनों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हैप हजार्ड अर्बनाइजेशन, उथल पुथल अर्बनाइजेशन होने लग जाता है। कंक्लूजन, अतः हेंस माइग्रेशन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, माइग्रेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हैं। लेकिन बैलेंस्ड रीजनल अप्रोच, एक संतुलित क्षेत्रीय अप्रोच को लेकर चलने पर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज नेसेसरी टू अवॉइड एक्सट्रीम पुश फैक्टर्स। पूरे समाज का विकास हो ताकि कोई भी क्षेत्र बहुत ज़्यादा पुश फैक्टर्स को आगे ना बढ़ा सके। और इसी के साथ पॉपुलेशन ज्योग्राफी में माइग्रेशन का टॉपिक समाप्त होता है। बताएं मुझे, इस आंसर को समझ लेंगे, कर लेंगे ये आंसर? एक क्लास में माइग्रेशन खत्म। ये नोट्स में शेयर कर दूंगा, कंप्लीट नोट्स हैं बेटा ये। बताओ माइग्रेशन पढ़ के कुछ लगा कि हाँ भाई कुछ तो जान लिया है हमने? बढ़िया। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं कल। कल देखते हैं टॉपिक क्या होगा, शायद अर्बनाइजेशन टॉपिक होगा या ट्राइबल टॉपिक होगा। बस 2 टॉपिक ही और बच रहे हैं।
तो इन दोनों में से कोई एक टॉपिक हम रखेंगे।